इस वीडियो में बहुत हिंसक दृश्य शामिल हैं जो इंसानियत को शर्मसार कर देता है। ऐसे लोग जो दिल के कमजोर हैं कृपया इस वीडियो को पूरा ना देखें। जब भी कोई भारत का नाम जुबान पर लाता है हमारे मन में एक बहुत सुंदर दृश्य उभर कर सामने आता है, जहाँ मंदिरों में लोग आराधना, पूजा और पाठ करते हैं, जहाँ देवभाषा संस्कृत में वेदों का पाठ होता है, जहाँ हर धर्म को एक बराबर नजरिए से देखा जाता है, जहाँ जानवरों को भगवान का रूप माना जाता है। मंदिरों में इनकी मूर्ति के आगे लोग शीश झुकाते हैं। मगर जरा रुकिए, क्या सही में हमारा देश ऐसा ही है? क्या हमारे देश में जानवरों और बेजुबानों की सेवा की जाती है? अगर मैं सच्चाई बताऊं तो नहीं, हमारा देश ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हेलो फ्रेंड्स, गॉडफादर एंटरटेनमेंट में आपका फिर से स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम जानवरों के ऊपर हो रहे अत्याचारों के बारे में बातें करेंगे, तो बने रहिए हमारे साथ वीडियो के अंत तक। यह सब तो बस चंद लोगों का कृपा होता है जो मासूम जानवरों की सेवा करते हैं और उनके प्रति करुणा की भावना रखते हैं, मगर अधिकतर लोग तो आजकल इन जानवरों को रोटी और चावल के साथ अपने लंच और डिनर में खाना पसंद करते हैं। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। आज पौष्टिकता और प्रोटीन के नाम पर हमारे देश में ना जाने कितने मासूम और बेजुबान जानवरों की बलि दे दी जाती है। माना कि भारत एक सेकुलर कंट्री है, मगर हमारी पहचान इस्लाम से नहीं, हिंदुओं और हिंदू राष्ट्र से है। और यह कैसा हिंदू राष्ट्र है जो विदेशों में तो वेदों की बातें करता है, मगर अपने देश में मासूम जानवरों को सरेआम मार कर खाता है। आपको यह जानकर हैरानी होगी कि भारत विश्व भर में बीफ यानी गाय और बैल का मांस एक्सपोर्ट करने में दुनिया भर में 6ठे स्थान पर आता है। अकेले भारत विश्व के जानवरों का 5% मांस एक्सपोर्ट करता है। भारत में प्रतिवर्ष 83 अरब जानवरों को मार दिया जाता है, जिसमें मछली या अन्य समुद्री जीव शामिल भी नहीं है। यह आंकड़ा तो केवल जमीन पर रह रहे जानवरों का है। यह भारत के लिए तो शर्मिंदगी की बात है ही है, मगर साथ ही साथ हमारे पृथ्वी के लिए भी यह एक बहुत बड़ी खतरे की सवाल है। आज पूरा विश्व क्लाइमेट चेंज के मार से जूझ रहा है और कहीं ना कहीं इसका जिम्मेदार आप भी हैं। वे सारे लोग हैं जो जानवरों को मारकर खा रहे हैं। अब आप यह सोच रहे होंगे कि जानवरों को मारने से पर्यावरण कैसे प्रभावित हो सकता है, तो मैं आपको बिल्कुल सरल भाषा में समझाता हूँ। दरअसल हमारे पृथ्वी पर रह रहे सभी जीव फूड चेन और फूड वेब से इंटरकनेक्टेड हैं। जैसे जो मांसाहारी जानवर होते हैं, जैसे कि शेर, बाघ आदि, वे अपने से छोटे जानवरों और पशुओं का शिकार करते हैं, जैसे कि हिरन, बकरी इत्यादि। और ये छोटे जानवर कहीं ना कहीं पेड़ पौधों पर आश्रित हैं। ऐसे में जब हम किसी एक चेन के जानवरों को खत्म कर देते हैं तो पूरा फूड साइकिल बिगड़ जाता है और ओवर ग्रेजिंग और डिफोरेस्टेशन शुरू हो जाता है, जिससे पर्यावरण प्रभावित होने लगती है। मगर यह सब बातें उन लोगों को समझ नहीं आती जो मांस खाते हैं। अगर आप उन्हें यह समझाते हैं तो वे आपको बहुत सारे तर्क देंगे, मानो उनसे कोई ज़्यादा समझदार है ही नहीं। ऐसे ही कुछ तर्क आपके सामने रखता हूँ जो हर एक मांस प्रेमियों द्वारा दिया जाता है। तर्क नंबर 1, क्लाइमेट चेंज तो हमेशा से होता आ रहा है। यह तर्क आपने मांस खाने वाले लोगों के मुंह से कई बार सुना होगा और इस तर्क में 2 कौड़ी का भी दम नहीं है। दरअसल अगर कोई व्यक्ति आपको यह तर्क देता है तो उससे बड़ा मूर्ख इस पूरे धरती पर नहीं है। माना कि क्लाइमेट चेंज होते आ रहा है और हम इसे कंट्रोल नहीं कर सकते, मगर इसके रफ्तार को धीमा जरूर किया जा सकता है। दरअसल मांसाहारी व्यक्ति 2 तरह के होते हैं। एक वे जो जानवरों के मांस खाते हैं और दूसरे वे जो जानवरों से बने प्रोडक्ट्स खाते हैं, जैसे कि दूध, दही, मक्खन, बटर इत्यादि। मगर इन दोनों की वजह से क्लाइमेट चेंज पर बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है। क्या आपको पता है 1 लीटर मिल्क प्रोडक्ट प्रोड्यूस करने में लगभग 8.95 मीटर स्क्वायर जमीन को उपयोग किया जाता है और 3 किलो ग्रीन हाउस गैस प्रोड्यूस होता है। साथ ही साथ 628.2 लीटर फ्रेश वाटर का इस्तेमाल किया जाता है। और यह मेरा खुद का बनाया आंकड़ा नहीं है, इस आंकड़े को मेटा एनालिसिस वर्ल्ड डेटा अमेरिका के द्वारा दिया गया है। आप चाहें तो इसे गूगल कर सकते हैं। तो सवाल यह है कि मिल्क प्रोडक्ट की जगह क्या इस्तेमाल किया जाए, तो इसका अल्टरनेटिव भी हमारे पास है, सोया मिल्क। सोया मिल्क डेयरी प्रोडक्ट का बेस्ट सब्स्टिट्यूट माना गया है, क्योंकि यह डेयरी से 3 गुना कम ग्रीन हाउस गैस का उत्सर्जन करता है। जहां डेयरी मिल्क प्रोडक्ट 1 लीटर दूध में 3.15 kg ग्रीन हाउस गैस को प्रोड्यूस करते हैं, वहीं सोया मिल्क मात्र 0.98 kg का ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन करता है। साथ ही साथ ओट मिल्क एंड आलमंड मिल्क भी इसके अच्छे सब्स्टिट्यूट माने जाते हैं। मगर इस पर भी कुछ बुद्धिजीवी लोग तर्क देते हैं कि सोया मिल्क के लिए भी तो जंगल कटते होंगे। और तर्क नंबर 2 हमारा यही है,
तर्क नंबर 2 है सोया मिल्क के लिए भी तो जंगल कटते होंगे। हाँ, मैं पूरी तरह से सहमत हूँ कि सोया मिल्क के लिए भी जंगलों की कटाई की जाती है, मगर यह डेटा मिल्क प्रोडक्ट्स के कंपेयर में ना के बराबर है। जहाँ मिल्क प्रोडक्ट्स को तैयार करने में जंगलों का इस्तेमाल 8.95 मीटर स्क्वायर पर लीटर होता है, वहीं सोया मिल्क में यह मात्रा मात्र 0.66 मीटर स्क्वायर ही रह जाती है। वहीं दूसरी तरफ जहां सोया मिल्क प्रोडक्शन के लिए पानी की खपत 27.8 लीटर होता है, वहीं यह आंकड़ा मिल्क प्रोडक्ट्स में 23 गुना बढ़ जाता है। स्विस रेनेसांस कंपनी के डेटा के अनुसार डेयरी प्रोडक्शन से जलवायु परिवर्तन होता है, जिससे ग्लोबल जीडीपी को सालाना 11 से लेकर 14% का घाटा होता है। तो क्यों नहीं हम इन मासूम जानवरों पर अत्याचार करना बंद करके पर्यावरण की भलाई से रिलेटेड कदमों को उठाते हैं। अब बात करते हैं तर्क नंबर 3 की। मेरी प्लेट में क्या है, उससे आपको क्या दिक्कत है। यह तर्क मांस प्रेमियों का सबसे प्रिय तर्क है। दरअसल वे बेचारे जानवरों को मांस खाकर उनसे भी नीचे गिर चुके हैं। ये वही लोग होते हैं जो जरूरत पड़ने पर इंसानियत को भी शर्मसार करने से पीछे नहीं हटते। दरअसल इंसान जब पृथ्वी पर आया तो उसे रहने और खाने पीने का ढंग नहीं पता था, मगर अब तो हम बहुत आगे बढ़ चुके हैं। कम से कम इतना तो समझ जरूर आ गया है कि इंसान का शरीर बायोलॉजिकल तौर पर मांस खाने के लिए नहीं बना है, मगर फिर भी इंसान मांस खाता है। मैं उन सभी मांस प्रेमियों से यह सवाल पूछता हूँ कि गाय या बकरी या किसी अन्य जानवरों के गोश्त से ज़्यादा सुपाच्य इंसान का मांस होता है, उसे क्यों नहीं खाते? क्योंकि बस बेचारे जानवर आपसे कमज़ोर हैं, इसीलिए हैवानियत से उन्हें हलाल कर दिया जाता है। अब बात रही कि मेरे प्लेट में क्या है, इससे क्या फ़र्क पड़ता है, तो फ़र्क बिल्कुल पड़ता है। मान लो मेरी खुद की गाड़ी है और उसे मैं बीच रोड पर लगा दूँ, तो और किसी को तो फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए, क्योंकि वह तो मेरी खुद की गाड़ी है। मगर ऐसा होता है क्या? ठीक उसी तरह से जो आपके प्लेट में मांस आता है वह कहीं ना कहीं पर्यावरण का महत्वपूर्ण हिस्सा रहा होगा, इसलिए फ़र्क तो पड़ता है। मगर आज के समय में हम भूख और दिखावे के आग में अंधे हो चुके हैं। क्या आपको पता है मांस उद्योग का ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन में महत्वपूर्ण योगदान होता है। ऑक्सफोर्ड के एक आर्टिकल के अनुसार जलवायु परिवर्तन के कारण साल 2050 से वैश्विक जीडीपी को सालाना 23 ट्रिलियन का घाटा होगा। तो इसलिए आपकी प्लेट में क्या है, इससे पूरी दुनिया को कहीं ना कहीं फर्क जरूर पड़ता है। तर्क नंबर 4, मेरे दादाजी मांस खाते थे और हृष्ट पुष्ट थे, तो मैं क्यों ना खाऊं। यह तर्क आए दिन आपने अपने आसपास के लोगों को देते हुए सुना होगा। यह अब तक का दिया हुआ सबसे बेबुनियाद तर्कों में से एक माना जाता है। एक तो आज के युवाओं में यह बहुत बड़ी गलती धारणा आ चुकी है कि मांस खाने से प्रचुर मात्रा में शरीर को प्रोटीन मिलता है। यह पूरी तरह से मिथ्या है। ऑक्सफोर्ड के एक अध्ययन के डेटा से यह बात सामने आया है कि शुद्ध शाकाहार खाने से 81 लाख कम मौतें प्रतिवर्ष होती हैं, और मात्र शाकाहारी भोजन करने से हम प्रतिवर्ष 700 से लेकर 1000 बिलियन डॉलर की प्रतिवर्ष बचत कर सकते हैं। तो इस मिथ्य को हमें दिल से निकाल देना चाहिए। जानवरों को पालना बुरी बात नहीं है, लेकिन उनको मात्र इसलिए पालना कि हम उन्हें हलाल कर गोश्त खा सके, यह शर्मिंदगी की बात है। भारत सरकार को इन मासूम जानवरों के लिए कड़ी कानून बनाना चाहिए। अब मैं आपके सामने कुछ ऐसे वीडियो दिखाने जा रहा हूं जो आपको झकझोर कर रख देगा। कमजोर दिल वाले और बच्चे इस वीडियो को पूरा ना देखें। समय है हिंदू जागो, क्योंकि वह दिन दूर नहीं जब आपके प्लेट में भी आपके पालतू जानवरों का गोश्त परोस दिया जाएगा। और जिस भारत को दुनिया पशुओं का घर समझती है, जिस धरती पर कृष्ण और कबीर जैसे पशु प्रेमियों का अवतार हो चुका है, उसे एक कसाईयों के देश से जाना जाएगा। धन्यवाद।